हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ऑनर्स पार्ट 3 यूनिट 4 काइनेटिक्स या कैटालिसिस के बारे में पढ़ा रही हूँ काइनेटिक्स में। और आई एम डॉक्टर सुनीता टंडन फ्रॉम आर कॉलेज अलवर। हमने इस चैप्टर के 8 लेक्चर्स पढ़ लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद लेक्चर नंबर 9 सरफेस कैटालिसिस। आपको पता है, मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। होमोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों एक ही अवस्था में होते हैं। अगर एक सॉलिड में है तो तीनों सॉलिड में, लिक्विड में है तो तीनों लिक्विड में, और पेपर फेज में है, गैशियस फेज में है तो तीनों गैशियस फेज में। तो ऐसे ही कैटालिसिस रिएक्शन को, जिनमें कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक सी अवस्था में होते हैं, हम उन्हें होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में वे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कि केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की सरफेस पर होता है। इसमें होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर रिएक्टेंट आपका गैशियस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और प्रोडक्ट आपका किसी फॉर्म में हो सकता है, और जो आपका कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। मतलब सारी फेजेस एक से नहीं होते, कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड होते हैं और गैशियस होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे कैटलिस्ट जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनमें सॉलिड फॉर्म में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की कि होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर क्या होता है, सब सारी जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और वो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर जो रिएक्शन होता है, कैटालिसिस में केमिकल रिएक्शन होता है, वो कैटलिस्ट की सरफेस पर होता है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। अतः इन्हें सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। कई औद्योगिक महत्व की अभिक्रियाएं सरफेस कैटालिसिस से ही संपन्न होती हैं। तो यदि हम कहें सरफेस कैटालिसिस या हम कहें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, तो उन दोनों का एक ही मतलब है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जब सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस तथा वेनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड की उपस्थिति में किया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्टेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होगी। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया के हैबर प्रोसेस मैन्युफैक्चर में पाउडर्ड आयरन तथा Al2O3 सॉलिड की उपस्थिति में सोडियम और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है। हैबर्स प्रोसेस जो है, इसमें नाइट्रोजन गैस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस से रिएक्ट करके 2 अमोनिया गैस बनाती है। तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैशियस फॉर्म में है। लेकिन ये अभिक्रिया Al2O3 सॉलिड और क्या कहते हैं Fe आयरन, पाउडर्ड आयरन ये सॉलिड फॉर्म, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स पहले कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल देखेंगे, उसमें है जिंक ऑक्साइड व कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन की रिएक्शन से इथाइल अल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस, और प्रोडक्ट है CH3OH। ठीक है। और इसमें रिएक्टेंट कैटलिस्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड फेज में है ये। तो ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल है, आप सब जानते हैं कार एटसेट्रा में एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं। तो इसकी एग्जॉस्ट में प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज़्यादा जहरीली गैस है, इसलिए एग्जॉस्ट में प्लैटिनम पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये सब गैशियस हैं। आपका कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है या सरफेस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। सिमिलरली हम आगे चलें, जिगलर्स मेथड
में टाइटेनियम 4 क्लोराइड TiCl4 तथा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम R3Al ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में ईथीन का पॉलीमराइजेशन होता है। ईथीन है C2H4 गैसियस फॉर्म में। N मॉलिक्यूल्स इसके हमने लिए हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर बनेगा तो एक या दो नहीं ले रहे, हम N मॉलिक्यूल्स लिए हैं। और टाइटेनियम क्लोराइड सॉलिड और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम R3Al सॉलिड, इनकी उपस्थिति में ये एल्कीन जो है जो हमने ली है इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, इथिलीन का पॉलीमराइजेशन होता है और आपको पॉलीथीन या आप जिस तरह से जितने भी नंबर होंगे उसके हिसाब से आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल से घी के निर्माण का प्रोसेस, ठीक है, अथवा एल्कीन्स में हाइड्रोजिनेशन में पाउडर्ड निकल को यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया कि वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। जब इसे घी बनाया जाता है तो निकल की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो जितने भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेशन होता है, वो सब हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड हो जाती है और घी बनता है सेचुरेटेड। ज़्यादातर डालडा घी इसी तरह से बनाया जाता है, सेचुरेटेड हो जाते हैं वो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स, और ये काम निकल की उपस्थिति में होता है। तो RCH2 गैसियस फॉर्म में है और ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में से मिलकर के निकल सॉलिड की उपस्थिति में RCH2CH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। 7th एग्जाम्पल है ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन प्लैटिनम गॉज की उपस्थिति में संपन्न होता है। ओस्टवाल्ड मेथड में नाइट्रिक एसिड हमको बनाने के लिए SNO3 बनाने के लिए अमोनिया लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के कंज्यूम होते हैं, 5 ऑक्सीजन के कंज्यूम होते हैं और प्लैटिनम की गॉज पर, जाली पर, ठीक है, ये रिएक्शन होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। सिमिलरली 8th एग्जाम्पल हम देखें तो हाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्केन्स की क्रैकिंग कैटलिस्ट जियोलाइट की उपस्थिति में कराया जाता है। जो क्रैकिंग है एक प्रोसेस है पेट्रोल का, पेट्रोलियम को जब रिफाइन करते हैं तो क्रैकिंग होती है, ठीक है। तो क्रैकिंग जो है एक रिएक्शन है एक तरह का, जो कि आपको हाइड्रोजन की उपस्थिति में एल्केन्स का क्रैकिंग कराते हैं, तो जियोलाइट की उपस्थिति में होता है, जिससे हायर क्वालिटी के पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है। तो जियोलाइट जो है वो आपके एल्केन्स की क्रैकिंग के द्वारा जियोलाइट की प्रेजेंस में उसको हायर क्वालिटी के पेट्रोल में बदल देता है। 9th रिएक्शन है फिशर टॉप्स मेथड में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन के संयोग से एल्केन कोबाल्ट की प्रेजेंस में बनाए जाते हैं। फिशर टॉप्स मेथड में क्या करते हैं, CO और H2 को लेते हैं और इनसे एल्केन बनाते हैं, और एल्केन्स किसकी प्रेजेंस में बनते हैं, कोबाल्ट की प्रेजेंस में बनाए जाते हैं। इन सब एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हीट्रोजीनियस कैटालिसिस का डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। सारे काम में आने वाली चीज़ें जितनी भी हैं उन सब में कैटालिसिस यूज़ हो रहा है। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की 2 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं जिनको पढ़ना आवश्यक है। पहला है एक्टिविटी या सक्रियता, तथा दूसरा है सिलेक्टिविटी अथवा इम्पोर्टेंस। सिलेक्टिविटी मतलब कितना सिलेक्टिव है, किससे क्रिया करेगा किससे नहीं करेगा, हर एक से क्रिया नहीं करता। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी एक्टिविटी की। किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी से यह तात्पर्य है कि उसकी केमिकल रिएक्शन को एसेलरेट करने की, त्वरित करने की क्षमता कितनी है। वही अच्छा कैटलिस्ट होगा जो रिएक्शन को जल्दी से करा दे, ठीक है। धीरे धीरे तो हो ही जाते हैं रिएक्शन, ठीक है, टाइम लेंगे, लेकिन हमें अगर कंप्लीट कराना जल्दी तो किसी अच्छे कैटलिस्ट की एक्टिविटी से तात्पर्य है कि उसकी केमिकल रिएक्शन को एसेलरेट करने की क्षमता कितनी है। कुछ कैटलिस्ट रिएक्शंस के वेग को 10⁻10 तक का त्वरण दे देते हैं, उसकी रेट को 10 से 10⁻10 तक इंक्रीज कर देते हैं। उत्प्रेरक एक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण है
प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से विस्फोट के साथ जल बनना। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में अनिश्चित काल के लिए मिलाकर रख दें तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, परंतु कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की, वो है सिलेक्टिविटी। इससे तात्पर्य है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की डायरेक्शन तय करता है। क्या करता है कैटलिस्ट? किसी रिएक्शन की डायरेक्शन तय करता है। इससे बने हुए प्रोडक्ट की प्रकृति निर्धारित होती है। अगर आप कॉमन रिएक्टेंट ले लें और कैटलिस्ट बदलते जाएं तो प्रोडक्ट बदलता जाता है, ठीक है, इसीलिए सिलेक्टिव है, ठीक है। इससे बने हुए प्रोडक्ट की प्रकृति का निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटिनम की प्रेजेंस में नॉर्मल हेप्टेन की क्रैकिंग कराई जाती है। जब नॉर्मल हेप्टेन की क्रैकिंग कराई जाती है प्लेटिनम की उपस्थिति में तो टोल्यूइन बनती है और 4 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एलिमेंट होते हैं। तो आपका क्या बन गया? एक लोअर वो बन गया, क्या कहते हैं, C7 है ना, टोल्यूइन बन गया, C7 आपका एज इट इज़ बन गया, पर कंपाउंड बदल गया। इसी प्रकार Bi2MOO4 होल थ्राइस, इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में प्रोपीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर, प्रोपीन है CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कराने पर क्या होता है? एक्रोलीन बनती है। एक्रोलीन का बनने का मतलब है, फॉर्मूला है CH2 CH CHO। इस रिएक्शन के अंदर जो CH2 और CH के बीच में तो डबल बॉन्ड बन जाता है और CHO जो था, CH जो था ट्रिपल बॉन्ड से, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो एक्रोलीन एक एल्डिहाइड जो है वो बन जाता है। सरफेस कैटलिस्ट में अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है, क्योंकि हमने बोला कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रिएक्शंस सरफेस पर होते हैं। सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सरफेस कैटलिसिस में अधिशोषण की प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है। अतः सरफेस कैटलिस्ट की क्रियाविधि और काइनेटिक्स आदि के अध्ययन से पहले हमें एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस क्या है, कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा यहाँ पर की कैटलिसिस की, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब इसका जो प्रोसेस है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का या सरफेस कैटलिसिस का, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सरफेस पर कैटलिस्ट का एड्जॉर्प्शन होता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या है और उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम हेट्रोजीनियस कैटलिसिस पे आएंगे। थैंक यू।